हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। और मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने जो आगामी एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे और हमारी एक भी क्लास को आप लोग मिस नहीं करना चाहते होंगे, क्योंकि जो बेहतरीन प्रश्न हम लोग दे रहे हैं वो प्रश्न सीधा पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। और जो हमारी संस्था आप लोगों के लिए प्रतिबद्धित है कि आप लोगों को पूर्णतः निःशुल्क सारी क्लासेस दी जाएंगी, तो वो लगातार चल रही हैं। एक से बढ़ के एक क्लासेस आपके सामने आ ही रही हैं। तो चलिए आज की क्लास को देखते हैं। आज की क्लास में क्या है दोस्त, तो मैं बता दूं आपको पहले ही, केमिस्ट्री और फिजिक्स से जुड़े हुए प्रश्न हैं आपके, जो कि आपको बेहतरीन लगेंगे और मज़ेदार तरीके से उसको हल किया जाएगा। हाँ दोस्त, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आप लोगों को कुछ कमी दिख रही होगी। कमी इसलिए दिख रही होगी क्योंकि आप लोग सभी लोग लगन में बिजी हैं, किसी की शादी में बिजी हैं या दोस्त के शादी में बिजी हैं, कोई तो बाबू सोना की शादी में बिजी होंगे। तो बिजी होने का बहुत सा तरीका है, आप लोग बिजी होंगे ये मानता हूं मैं। लेकिन जैसे ही आप लोग वहां से आएंगे तो क्लासेस आप देखेंगे कि उसमें जो प्रश्न लिए गए, क्वेश्चंस लिए गए, उनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी और उनका ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाएगा। तो सारी चीजें धीरे धीरे बढ़ा दी जाएंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के लिए। तो चलिए, आपके सामने पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। इसका आंसर कीजिए आप लोग और बताइए कि इसमें कौन सा आंसर बेस्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तब तक मैं थोड़ी सी औपचारिकताएं पूरी कर लेता हूँ। लीजिए, मैं जो काम करता हूँ अपना पेन वेन ले लेता हूँ। देखिए, लेखनी सेखनी सब आ गई मेरी। ये व्हाइट है और ये इस तरह से है, तो कलर कौन सा आज रेड कलर लेता हूँ। चलिए, आज रेड कलर, खतरे का कलर। चलिए शुरू किया जाए। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप है? कार्बन का एक अपर रूप है, आप जानते हैं कार्बन के अपर रूप में आता है। कार्बन का अपर रूप का मतलब कार्बन का ही परिवर्तित रूप। कार्बन अपर रूप मतलब क्या होता है? कार्बन का ही परिवर्तित रूप। कार्बन का जो परिवर्तित रूप होता है उसमें मैं आपको बता दूं तो एक आता है आपका ग्रेफाइट, फुलरीन और हीरा। ग्रेफाइट, फुलरीन और हीरा और चारकोल। ये नाम आप मैं लिख दे रहा हूं, आप देखते रहिएगा इन नाम को। चलिए कलर चेंज करता हूं। तो ये जो अपर रूप है इनके, पहला क्या होता है, आप चारकोल ले सकते हैं, चारकोल। दूसरा मैं देख लूं तो आप कहेंगे फुलरीन। तीसरा भी मैं बता दूं तो आप कहेंगे ग्रेफाइट। ग्रेनाइट मत कहिएगा, ग्रेनाइट कहेंगे तो दूसरा हो जाएगा ग्रेफाइट। और फोर्थ नंबर पे बोल दूं आपको तो ये हो गया हीरा। तो क्या इसमें से कोई ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है? क्या इसमें से कोई भी ऐसा शब्द जो यहाँ पे मैच कर रहा हो वही आपका उत्तर हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, संगमरमर, संगमरमर सुनो ना, संगमरमर की ये दीवारें आपने जाना ही है, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे ना। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा ये आपके हिंदी वाले सर बता देंगे आपको, लेकिन बस इतना जानते रहिएगा कि सुनो ना संगमरमर की ये दीवारें। ठीक है, तो ये संगमरमर जो है आप जानते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, संगमरमर आप जानते हैं कि ये ग्रेनाइट होता है, ग्रेफाइट नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का पत्थर होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का पत्थर होता है। जिप्सम आप जानते ही हैं, CaSO4, CaSO4। और इसी को आप अगर कहेंगे हेमी हाइड्रेट कहेंगे तो यहाँ पे H2O लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका। और उसके बाद साथ में ही कहें आपके, अच्छा 2 होगा यार, ये तो सुखा के तब वो बन जाएगा ना, जिप्सम से आपका बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये 2 होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे चाक। चाक आप जानते हैं CaO आप जानते हैं, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड भी जानते हैं। तो ये देखिए, ये चाक हो गया, ये संगमरमर हो गया, ये जिप्सम हो गया। ये कोई भी इसमें कार्बन नहीं मिलेगा आपको, किसी में भी आपको कार्बन देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है, अच्छा ये पहले इसको कैंसिल करते हैं और ये वाला जो तरीका है मिटाने का, ये वाला लेते हैं। कहाँ गया यार, दीपक तले अंधेरा वाली बात हो जाती है पास में ही ढूंढ रहा हूँ इधर उधर।
लीजिए, इनको हटाने के बाद मैं आपको दिखाऊं, इनको हटाने के बाद मैं आपको दिखाऊं तो अब देखिए, ये मैंने दिखाया आपको कि ये होते हैं कार्बन के अपर रूप। अब कार्बन के अपर रूप जब आप जान गए हैं तो ये जरा बताइए, इसमें कौन सा मिल रहा है? हीरा। हीरा आपका क्या है? हीरा आपका ये कार्बन का अपर रूप है। कार्बन का ही क्या है? कार्बन का अपर रूप का मतलब दूसरा रूप है, ठीक है। कार्बन का ही क्या है? अपर रूप है, दूसरा रूप है। तो अब बताइए आप, कार्बन का ही बदला हुआ रूप, ठीक है। चलिए आगे चले, इस प्रश्न का आंसर तो आपको मिल गया। प्रश्न नंबर दूसरे पर चलते हैं, आपके सामने है आरडीएक्स क्या होता है? आरडीएक्स, आरडीएक्स। अरे फिल्म आप नहीं देखते हैं, आपको नहीं पता है, इतना आरडीएक्स लाया गया, इतना आरडीएक्स लगाया गया। अच्छा हाँ, आपने पुलवामा का हमला देखा होगा तो उसमें भी आरडीएक्स का ही प्रयोग किया गया था। तो आरडीएक्स को बताने की कोई जरूरत तो मुझे नहीं लग रही है आपको, इसको आप कमेंट करेंगे भाई, इसको आप कमेंट करेंगे, एकदम सामने है, कमेंट करके बताएंगे। अगर ये नहीं आपको आ रहा है फिर क्या ही आएगा आपको, क्या ही आएगा यार। पुलवामा हमले में भी इसका प्रयोग किया गया था, तो ये आरडीएक्स क्या हो सकता है? आरडीएक्स, आरडीएक्स क्या हो सकता है ये आप बता सकते हैं? क्या एक विस्फोटक है, कीटनाशकों के उत्पाद में प्रयोग किया जा, रक्तचाप में प्रयोग किया जा रहा है, या विद्युत धारा मापने में एक यंत्र है? तो क्या है ये आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैंने तो हिंट दे दिया है कहाँ कहाँ प्रयोग किया गया है उसका। चलिए, तो प्रश्न नंबर 3 आपके सामने आ चुका है, इसका आंसर करेंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है? नोबेल गैस कौन सी है? आदर्श गैस आज तक दुनिया में कोई हुई नहीं है, लेकिन मान लिया जाता है कि 99% जो भी चीजें होती हैं सत्य, उन्हें आदर्श गैस के रूप में मान लिया जाता है। तो इसमें से नोबेल गैस पूछ रहा है कि नोबेल गैस कौन सी है, तो जरा बताइएगा कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, या फिर आपका आर्गन है? तो इसमें से मैं सबकी बता दूं तो फ्लोरीन आप जानते हैं, फ्लोरीन किसके प्रयोग में होता है? अरे भाई फ्लोरीन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC नाम सुना है आपने ना? ओजोन परत की क्षरण में, ओजोन परत की जो परत की जो क्षरण हो रही है, जो क्षय हो रहा है उसका, तो फ्लोरीन ही उसमें सबसे ज्यादा क्या होती है? फ्लोरीन ही उसमें सबसे ज्यादा जो हमें हानिकारक होती है, यही होती है कि ये प्रशीतक में प्रयोग की जाती है। किसमें की जाती है? प्रशीतकों में प्रयोग की जाती है। प्रशीतक मतलब क्या होता है? ठंडा जो करते हैं आप लोग भाई, प्रशीतक। प्रशीतक का मतलब जैसे कि आपका फ्रिज हो गया, कूलर हो, फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, फिर उस तरह से आप कहें कि एसी हो गया। तो इसमें CFC जो होती है ना, आप कहते हैं CFC गैस जो है उसमें ये फ्लोरो का मतलब किससे होता है? फ्लोरो का मतलब होता है फ्लोरीन से। अब यही जो फ्लोरीन है मेरे दोस्त, फ्लोरीन ही सबसे ज्यादा हानिकारक गैस होती है उसमें, जो आपके ओजोन परत की क्षरण में काम आती है। फिर फ्लोरीन का एक और उपयोग बता दो तो फ्लोरीन आपके दांतों में जो इनेमल होता है ना, दांतों का जो इनेमल होता है उसको सबसे ज्यादा मजबूती कौन प्रदान करता है? तो यही आपका फ्लोरीन धातु, फ्लोरीन गैस, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बस थोड़ा सा अंतर के साथ साथ आप इतना समझिएगा कि फ्लोरीन नाम है बस। ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है, आप जानते हैं कि इसका क्या क्या प्रयोग है, बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए, ये तो भाई आप जान ही सकते हैं। नाइट्रोजन आप जानते हैं कि पौधों को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, पौधों को पोषण प्रदान करता है, पौधों में पोषण प्रदान करता है कौन? नाइट्रोजन। ठीक है, बस इतनी चीजें जब जान गए हैं तो ये सारी चीजें तो खत्म हो गई, बचा कौन? आर्गन बचा है। आर्गन ही आपका नोबेल गैस है, एक प्रकार की अक्रिय गैस है, एक प्रकार की क्या है? अक्रिय गैस है, यानी कि क्रियाशील नहीं होती है, किसी अन्य गैस से क्रिया नहीं करती है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग बल्ब में करते हैं। किसमें करते हैं? बल्ब में करते हैं इसका प्रयोग, ताकि ये अन्य गैसों से क्रिया ना करे। अन्य गैसों से क्रिया नहीं करेगा तो बल्ब फटेगा नहीं, बल्ब जो आपका होता है वो फटता नहीं है, नहीं तो फट जाता, क्रिया करके ज्यादा हीट हो जाता और फट जाता। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न नंबर 3 आपका यहीं पे समाप्त होता है। लीजिए प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। ठीक, चलिए, आर्गन का उपयोग सामान्यतः ताप दीप्त प्रकाश बल्बों में भरने के लिए किया जाता है, क्योंकि आर्गन है। इसके पहले वाले प्रश्न में मैंने इसका आंसर कर दिया है, लेकिन आपको यहाँ ताप दीप्त कर दिया गया। ताप दीप्त का मतलब है कि
ऐसी चीज जो प्रकाशित होती है गर्म होने पर प्रकाशित होती है, गर्म होने पर क्या होती है, प्रकाशित होती है, उसमें प्रयोग किया जाता है। ऐसे प्रकाश बल्बों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपने 100 वाट वाला बल्ब देखा, उसमें ज्यादातर यही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब यही प्रयोग किया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि मैंने सबसे पहले बताया कि अभिक्रियाशील नहीं होता है। प्रचुर क्या है भाई, प्रचुर के आगे कुछ लगाया ही नहीं गया है। चलिए इसको हटा दीजिए, इसको भी हटाइए, क्रियाशील नहीं होती है। सबसे हल्की गैस नहीं है, हीलियम थोड़ी है यहाँ पे। चलिए ये भी हो गई, तो क्या बचा आपके लिए अक्रिय गैस। अक्रिय गैस इसका आंसर बना दीजिए आप, अक्रिय गैस ही इसका क्या बना दीजिए, आंसर बना दीजिए। अभी तो मैं बता के आ रहा हूँ पिछले वाले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है, आतिशबाजी में कौन सा गैस प्रयोग होता है जो कि धात्विक रूप में होता है और जब जलता है तो हरे रंग का प्रकाश देता है। आप देखते होंगे जब जलाया जाता है, पटाखे फोड़े जाते हैं, आतिशबाजी का मतलब पटाखे फोड़ना। जब पटाखे फोड़े जाते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि एक तरह तरह के प्रकाश उसमें से निकलते हैं, लाल है, पीला है, हरा है, नीला है, ऐसे ऐसे प्रकाश देखने को निकलते हैं। तो कौन सी ऐसी धातु इसमें से है, कौन सा ऐसा धात्विक लवण है जो हरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है, हरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है, वो कौन सा होता है। तो आपको मैं बता दूं कि आपका सोना, सबसे पहले सोना को तो आप हटा दीजिए। सोना आप जान लीजिए, इतना महंगा चीज आप आतिशबाजी में प्रयोग कैसे करेंगे। इसका तो भाई जो वो बुरादा होता है ना सोने का, वो भी बहुत महंगा होता है। तो आप सोने में, इंसान अंगूठी में तो पहनने के लिए पा ही नहीं पा रहा है, शादियों में चैन देने के लिए तो सोना ले ही नहीं पा रहा है, आतिशबाजियों में कहां से उड़ाएगा। एक ऑप्शन हट गया आपका कैल्शियम, कैल्शियम का प्रयोग ही नहीं किया जाता है, कैल्शियम हटाइए भाई। दो ही तो विस्फोटक बचे हैं। सोडियम आपका ऐसा विस्फोटक है जो कि लेकिन हरा रंग नहीं देता है, विस्फोटक है, ये बहुत तेजी से, ये एक प्रकार का क्या है, विस्फोटक है, लेकिन ये प्रयोग नहीं होता है किसमें, ये प्रयोग में नहीं आता है हरे रंग के। अब बचा क्या, बेरियम बचा है, बेरियम ही आपका राइट आंसर बन गया है, जो हरा रंग प्रदान करता है, जो जलने पर आतिशबाजी में क्या करता है, हरा रंग प्रदान करता है। जानते रहिए, ऐसे ही प्रश्न आपके सीधे यही प्रश्न उठा के रख दिए जाते हैं आपके पेपर में, दूसरे पेपर में। हो सकता है ऑप्शन चेंज कर दे, ऑप्शन चेंज करेगा तो भाई बेरियम तब भी तो रखेगा, बेरियम रखेगा कि नहीं रखेगा, बेरियम उसको मजबूरन रखना पड़ेगा क्योंकि यही है जो हरा रंग देगा। ठीक है, हरा रंग डाला, चलिए तो किसने डाला, बेरियम ने डाला। चलिए आइए आगे प्रश्न पर चलते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरा बताइएगा। थोड़ा स्पीड पे चलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं। समय आप लोगों का लेंगे बस, ज्यादा नहीं, 5-6 दिन बाद आप लोग जब फ्री हो जाएंगे अपनी शादियों से या अपने सोना बाबू की शादियों से जब फ्री होके आ जाएंगे, उसके बाद से हम शुरू कर देंगे आप लोगों का थोड़ा सा लंबा सेशन। लेकिन अभी छोटा सा सेशन है तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। आइए निपटाते हैं इसको। प्रकाश पुंज का पथ उस विलयन के माध्यम से दिखाई देता है जिसमें कणों का आधार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। अपेक्षाकृत बड़ा होता है तो आप विलयन का जब प्रकार पढ़ेंगे, विलयन का क्या पढ़ेंगे, विलयन का जब प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक प्रकार मिलेगा कोलायड। क्या मिलेगा, कोलायड मिलेगा। ठीक है, कोलायडी विलयन। जो कोलायडी विलयन होता है, इसके अपेक्षाकृत जो कण होते हैं, कण इसके क्या होते हैं, कण इसके अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। अपेक्षाकृत इसके कण क्या होते हैं भाई, तो इसके कण जो होते हैं अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। अब बड़े होने के कारण यही कणों में ये जो प्रकाश पुंज होते हैं वो उसमें टकरा कर, जानते हैं कौन सा, टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। कौन सा प्रभाव दिखाते हैं, टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, यानी प्रकाश फैल जाता है माध्यम से। तो फैल जाता है तो बचा क्या भाई, तो चीनी, लवण, जल, ये सीधी सीधी बात है यार, ये तो सामने हटाओ इनको, इनमें कहां से होगा। बचा क्या, कोलायड बचा, कोलायड बचा, ये आपका राइट आंसर बन गया है। इस प्रश्न को राइट आंसर बनाने के लिए आपका कोलायड ही राइट आंसर बन जाएगा। चलिए तो कोलायड आप समझ लीजिएगा, हटा लीजिएगा, हटा दे रहा हूं, आप जान जाइए कि यही कोलायड ही इसका राइट आंसर बन गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलता हूं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं कर सकता है। किस पर निर्भर नहीं करेगा यार, ये जरा बताइएगा। कोई पिंड है, कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका
निर्धारण किस पर होगा? लागू बल। लागू बल जो होता है तो निर्धारण करेगा ही बल और विस्थापन के बीच का कोण, ये भी निर्धारित करता है। विस्थापन जरूर होता है, बल और विस्थापन जहां भी रहेगा वहां पे कार्य होगा, वहां पे कार्य होगा। और कहां पे नहीं होगा? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका पहला ही बता रहा है कि भाई चीख चीख कर बता रहा है कि वस्तु के प्रारंभिक वेग से, वस्तु का जो प्रारंभिक वेग होता है उससे कोई मतलब ही नहीं है आपके कार्य का, क्योंकि शुरू वहां से हो रहा है, शुरू होने के बाद कार्य शुरू होता है। जहां पे है वहां पे थोड़ी कार्य शुरू होगा, जब उससे थोड़ा सा भी आगे विस्थापित होगा कोई चीज, कोई कण, जैसे कि अब बताइए आप यहाँ खड़े हैं, कोई भी सामान लेकर खड़े हैं, जब तक आप इस स्थान से खिसकेंगे नहीं तो बताइए कोई कार्य माना जाएगा? कोई कार्य ही नहीं माना जाएगा। फिजिक्स कहता है कि अगर आपको किसी कार्य पर बल लगाना है, कोई कार्य करना है, तो बल आपका कार्य तब आपका माना जाएगा जब उसमें बल भी लगा हो, साथ में उसका विस्थापन भी हो, उस कण का क्या हो? विस्थापन भी हो, तब जाके वो कोई कार्य माना जाता है, तब जाके उस पर क्या माना जाता है? कोई कार्य माना जाता है। किसी पिंड पर कार्य माना जाता है, तो आप बताइए जब तक ये विस्थापित नहीं होगा, विस्थापित का मतलब अपने स्थान से हटना, अपने स्थान से क्या होना? हटना, किसी दूरी पर जाना, तो जब तक नहीं जाएगा प्रारंभिक वेग, यहीं से उसने वेग चालू किया, यहीं पर उसने वेग चालू किया, तो बताइए वेग यहीं पर चालू किया तो यहाँ पर कोई कार्य थोड़ी हो पाएगा जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, तो प्रारंभिक वेग ही इसका राइट आंसर बन गया। चलिए अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है, मतलब दो शर्तें होती हैं जिनमें से एक इसमें दिया गया है, तो उस प्रश्न का जो आंसर बनेगा क्या बनेगा? बल की आवश्यकता नहीं होती। काहे नहीं भाई, बिना बल के आप कार्य कैसे करेंगे? भाई आपको भूखा छोड़ दिया जाए, आपको भूखा छोड़ दिया जाए, आप क्लास में खड़े तक नहीं हो पाएंगे तो कार्य कैसे करेंगे ये बताइए? अगर मुझे भोजन ना मिले 2-4 दिन तक, मैं यहाँ पे खड़ा नहीं हो पाऊंगा, चक्कर खा के गिर जाऊंगा यार, कार्य कैसे होगा? बल की आवश्यकता होती है, ये तो हो गया, राम नाम सत्य हो गया इसका। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, अभी अभी बताया कि प्रारंभिक वेग से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वस्तु वहां से विस्थापित होनी चाहिए, अपने स्थान से आगे बढ़नी चाहिए, तो बन तो गया सीधा सीधा। पिछले वाले प्रश्न में बता के आता हूं, आगे आपको उत्तर मिल जाता है, बाकी और देखने की कोई जरूरत नहीं, देखने की जरूरत है। हाँ, अगर तर्क आपको करना है किसी प्रश्न पे तो तर्क बना सकता है, तब आपको पूरा पढ़ना होता है, लेकिन कोई बात नहीं, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बन गया है और यही इसका राइट आंसर है, मैंने आपको बता दिया। चलिए, एफ होता है ना सूत्र, क्या होता है? एफ बराबर एम इंटू ए, एफ बराबर एम इंटू ए, ठीक है, एफ बराबर एम इंटू ए, यही होता है आपका। एक मिनट भैया, चलिए हाँ, तो अगले प्रश्न का उत्तर कीजिए। अच्छा, दूसरा भी आप लगा सकते हैं, न्यूटन के गति का नियम भी लगा सकते हैं, उस पर बल निकाल सकते हैं वहां से भी। चलिए, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, अभी अभी बता के आ रहा हूं, बल और विस्थापन एक साथ अगर गुणनफल में है, चल रहा है तो क्या हो जाएगा? भाई, बल और विस्थापन एक साथ चल रहा है तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है? कार्य प्रगति पर है। जब आपके बल और विस्थापन दोनों कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कार्य हो रहा है। W बराबर क्या होता है ये आप कमेंट करके बताइए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। वर्क बराबर, एक तो मैं बता दे रहा हूँ, F हो गया, विस्थापन का आप समझ लीजिए क्या होता है, विस्थापन का आप समझ लीजिए क्या होता है, बूढ़े में लगा के आप लगा दीजिए। मैं तो एकदम मजाक कर दिया आप लोगों से, मजाक का प्रश्न कर दिया आप लोगों ने। किसी वस्तु पर किया गया कार्य पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है मेरे दोस्त को बताना है आपको, किस पर निर्भर नहीं करता है? विस्थापित होनी चाहिए, सही है, प्रयुक्त बल होना चाहिए, विस्थापन होना। प्रश्न दोबारा तो रिपीट नहीं हो गया? नहीं, दोबारा नहीं रिपीट हुआ है, ये प्रश्न 2 बार आए हुए हैं, ये प्रश्न 2 बार आए हुए हैं, बस रूप बदल के, उसमें भरने को था, इसमें भरने को नहीं है, इसमें भरने को है, उसमें भरने को नहीं था। तो ये देखिए, वस्तु के आरंभिक वेग, उसमें प्रारंभिक वेग लिखा था, इसमें आरंभिक वेग लिखा है, बस दोनों में कुछ अंतर नहीं है,
दोनों में कुछ अंतर नहीं है, u बराबर 0, u बराबर 0, प्रारंभिक वेग 0 रहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके किए गए कार्य पर। चलिए आगे चलते हैं। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? कार्य से ही प्रश्न दिया गया है, कार्य तो बताते रहिए कौन सा प्रश्न इस पर निर्भर करेगा, जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। चलिए कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? किस पर निर्भर नहीं करता है भाई? सीधी सीधी बात है। अब आपको मिल गया है F बराबर F इंटू एस, ये देखिए W बराबर F इंटू एस, एस आपका विस्थापन है और F आपका फोर्स है, F और फोर्स दोनों है। अब ये बताइए बचा संवेग, संवेग यानी कि P, संवेग यानी कि P इसमें कोई कार्य नहीं, कोई रोल नहीं निभा रहा है। इस सूत्र में आप देखेंगे तो W बराबर F इंटू एस, इसमें कौन सा कार्य कर रहा है? P का कहीं योगदान है? नहीं है। जब नहीं है तो यही आपका आंसर बन गया, यही आपका उसने नहीं पूछा है तो उसका कोई रोल नहीं है भाई, तो वही आंसर बन गया है। ठीक है, बस प्रश्न समाप्त होते हैं आपके। और कैसे लगे बेहतरीन, ये प्रश्न आपके बेहतरीन प्रश्न थे आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इनसे इधर उधर जाते हैं तो समझिए अपने पथ से भटक रहे हैं। तो कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए, जिससे पता चलता है कि आप लोगों ने कितना अच्छा किया, कितना बढ़िया आपका तो परफॉर्मेंस रहा है। तो ठीक है दोस्त, फिर लेके मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले बढ़िया और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। आज के लिए इतना ही, जय।